हेलो फ्रेंड्स, सीएम के सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतने दिनों तक हमने मेहनत किया और आपने भी खूब मेहनत किया और आज आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आज शाम को देखकर जाना है। और इसमें से जो 3 क्वेश्चन है इनका तो पैटर्न ही न्यू होता है और बाकी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी के कमेंट आ रहे थे बार बार कि सर लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, दोहरा निषेचन, इन पर वीडियो बनाइए और साथ ही थैलेसीमिया, हसिया का रुधिराण एनीमिया और डेंगू बुखार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं, तो इन्हें भी आज अच्छे से समझ लीजिए। रटना नहीं है और याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और कल एग्जाम में आप झंडा गाड़ कर आओगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है कि लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं। लघु बीजाणुधानी क्या होता है? दोस्तों आपको बता दें कि जैसे परागकोश होता है, इसकी जो संरचना है कुछ इस प्रकार से होती है, यानी इसकी जो संरचना है दोस्तों कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक ना, इसको समझ लेते हैं। जैसे ये तो पराग कोश में इस तरह से। ठीक, तो दोस्तों पराग कोश में क्या होते हैं, 2 पालियां होती हैं। यानी 2 पालियों का मतलब क्या है दोस्तों, इस तरह से देखिए, यानी अगर इसको हम बीच से काट देंगे तो 2 पालियां इधर बन गई और 2 पालियां इधर हो गई। तो 2 पालियां हो गई और इन्हीं 2 पालियों में प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्ठ होते हैं। एक कोष्ठ इधर देखिए, एक कोष्ठ ये हो गया, एक कोष्ठ ये, एक कोष्ठ ये, एक, तो 4 कोष्ठ बन गए। ठीक, और इन्हीं 4 कोष्ठों को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणुधानी। समझ में आ गया? यानी पराग कोश में उपस्थित कोष्ठों की संख्या को ही लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है दोस्तों कि पराग कोश में उपस्थित कोष्ठों की संख्या को ही, या कोष्ठों को ही, संख्या कह लें या फिर कोष्ठों को ही क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी। अब देखिए लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है दोस्तों, पादपों में 4, क्योंकि ये 4 कोष्ठ हैं तो 4। लेकिन अपवाद स्वरूप इसमें आता है एक मालवेसी कुल के पौधे, जैसे कपास हो गया और भिंडी हो गया, तो इसमें 2 ही लघु बीजाणुधानी होते हैं। ठीक ना, यानी मालवेसी कुल, कौन सा, मालवेसी कुल। तो मालवेसी कुल में जैसे कपास हो गया, भिंडी हो गया, इनमें 2 ही लघु बीजाणुधानी होती है। ठीक, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया। फिर से लास्ट बार देख लीजिए, पराग कोश में उपस्थित कोष्ठों को ही क्या कहा जाता है, लघु बीजाणुधानी। अब लघु बीजाणुधानी से बनता है लघु बीजाणु जनन। क्या है, तो लघु बीजाणु कोशिकाओं से लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी। अब लघु बीजाणु का मतलब होता है पराग कण, बस इतना सा समझना है। ठीक, लघु बीजाणु का मतलब परागकण और लघु बीजाणुधानी माने कोष्ठ हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं गुरु बीजाणुधानी क्या होता है। तो दोस्तों गुरु बीजाणुधानी क्या होता है कि ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। इसमें क्या होता है कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय नहीं, जो भी अंडाशय होता है, अंडाशय के भीतर जो गर्भाशयी गुहा होती है, यानी ये अंडाशय की प्रक्रिया हो गया और इसे कहते हैं गर्भाशयी गुहा। क्या कहते हैं, गर्भाशयी गुहा। तो अंडाशय के भीतर उपस्थित गर्भाशयी गुहा को कहा जाता है गुरु बीजाणुधानी। अब इसकी प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कैसे होगा फिर, तो गुरु बीजाणु मतलब कोशिकाओं से या गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। ठीक है ना, और गुरु बीजाणुधानी की प्रक्रिया तो हमने बता दिया कि अंडाशय के भीतर जो गर्भाशयी गुहा होती है, उपस्थित होती है, उसी को कहा जाता है गुरु बीजाणुधानी। अब इससे सिंपल परिभाषा तो मेरे भाई आप कहीं भी नहीं पा सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं कि दोहरा निषेचन। ये दोस्तों काफ़ी लंबी परिभाषा है बट एकदम सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। अब आप कहेंगे ये क्या लिखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 परिभाषा बताएंगे, एक दोहरा निषेचन और एक त्रिसंलयन पूछा जाता है। ठीक, देखिए दोहरा निषेचन क्या होता है दोस्तों कि युग्मक से स्वतंत्र होने के बाद, यानी युग्मक से जब स्वतंत्र होगा तो एक नर युग्मक, इधर ध्यान पूर्वक समझिएगा, युग्मक से स्वतंत्र होने के बाद
अब युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक जैसे होता है, ठीक है ना। तो युग्मक से स्वतंत्र होने के बाद एक नर युग्मक क्या होता है, अंड से निषेचित होकर के या संलयित होकर के क्या बनाता है, एक द्विगुणित युग्मनज बनाता है, एक द्विगुणित युग्मनज बनाता है, ठीक है ना। और यही द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। और जो दूसरा, ये तो एक हो जाएगा इधर, और जो दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा जो नर युग्मक होता है, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित होकर के एक त्रिगुणित युग्मक बनाता है। और यही आगे चल करके भ्रूण पोष का निर्माण करता है, यानी भ्रूण पोष बनाता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन, यानी 2 बार क्या, निषेचन। ठीक, परिभाषा समझ में आ गया। फिर से समझ लीजिए कि युग्मक से स्वतंत्र होने के बाद एक नर युग्मक अंड से निषेचित होकर के द्विगुणित युग्मक बनाता है, युग्मनज बनाता है। और यही क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और अगला यानी दूसरा जो नर युग्मक होता है, द्वितीयक केंद्रक से संलयित होकर के त्रिगुणित युग्मक बनाता है। और यही क्या करता है, भ्रूण पोष का, यानी इससे क्या होता है, भ्रूण पोष का विकास होता है या निर्माण होता है। और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है दोहरा निषेचन। अब इसमें एक और पूछ लेता है दोस्तों कि त्रिसंलयन क्या होता है। यहां से समझ लेते हैं कि त्रिसंलयन क्या होता है, ठीक है ना। त्रिसंलयन क्या होता है, तो कुछ भी नहीं करना, परिभाषा आया अगर 1-2 नंबर में, तो त्रिसंलयन क्या है, यहीं से कि दोहरे निषेचन में या दोहरा निषेचन में त्रिगुणित युग्मक बनने की प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहेंगे। ठीक, समझ में आया, एकदम सिंपल परिभाषा कि दोहरे निषेचन में त्रिगुणित युग्मनज बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, त्रिसंलयन कहा जाता है। बस ये तो एक नंबर की, जो 2 नंबर की परिभाषाएं होंगी आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक ना। बाकी लांग में हमने बताया है कि जो इंपॉर्टेंट है आप उनको तैयार कर लीजिए। अब देखिए यौनारंभ क्या होता है दोस्तों, तो यौनारंभ क्या होता है, एक ऐसी अवस्था जिसमें, ठीक ना, यौनारंभ यानी एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में क्या होते हैं कि जो चाहे लड़का हो या लड़की हो वो वयस्क हो जाते हैं, यानी उसमें वयस्क हो जाते हैं, उनके शरीर में वृद्धि व विकास प्रारंभ हो जाता है, इसे कहते हैं यौनारंभ, ठीक है ना। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें स्त्री व पुरुष के शरीर में विकास, वृद्धि व विकास प्रारंभ हो जाते हैं और उसे कहते हैं यौनारंभ, ठीक है ना। जैसे क्या आता है, लड़कियों में लगभग ये 13 से 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है, लड़कों में भी क्या होता है, इसी एज के समथिंग, ठीक। तो ये होता है यौनारंभ, ठीक, लड़कों में लगभग 16 वर्ष, तो ये होता है यौनारंभ। अब ये मत कहिएगा कि 16 का और पहले हो सकता है, होता है, क्योंकि भाई हार्मोन्स का प्रभाव होता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। जिसके अंदर हार्मोनल चेंजेस जल्दी हो जाते हैं वो जल्दी ही क्या होता है, वयस्क लगने लगता है, ठीक। तो यौनारंभ, अब इसमें देखो पुरुष में यौनारंभ का मतलब देखो, इसमें द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण पुरुषों में और स्त्रियों में अलग अलग आते हैं। यानी स्त्रियों में क्या है, आवाज़ पतली हो जाती है, ठीक है ना। अब आवाज़ क्या है, मीठी या सुरीली। अब क्या लड़कों में कहेंगे फटे बांस जैसी होती है, नहीं, उनमें भी क्या होता है, आवाज़ में थोड़ा भारीपन आ जाता है। स्त्रियों में स्तन का विकास हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में यानी शुक्राणु बनने लगते हैं और साथ ही साथ कंधे चौड़े हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण इस दौरान उत्पन्न होते हैं। अब देखिए अगला है दोस्तों टीकाकरण। क्या होता है टीकाकरण, जिसे कहेंगे अंग्रेजी में वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। अब टीकाकरण क्या होता है, देखिए सबसे पहले टीका क्या है उसे समझ लेते हैं कि टीकाकरण से पहले टीका क्या है। क्या लिख रहे हैं, कीटा लिख रहे हैं, चलिए देखिए टीका क्या होता है दोस्तों। तो टीका एक विशेष यानी ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किया गया एक प्रोटीन्स यानी कह लें या एक एंजाइम्स की तरह, यह एक अन्य मतलब क्या है, हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक होते हैं उसके रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक। यानी टीका क्या होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किए जाते हैं जो निलंबित होते हैं यानी सुस्त होते हैं, उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। और जब इन्हें शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से प्रवेश करा दिया जाता है तो इसी प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। और आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले एडवर्ड जेनर, ठीक है ना, एडवर्ड
एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने टीके मतलब चेचक के टीके की खोज किया था। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज किया था। समझ में आ गया टीका और टीकाकरण। टीका क्या है तो हमने क्या बताया, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से तैयार किया गया पदार्थ। ठीक, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से या सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किया गया पदार्थ टीका कहलाता है। और जब उसे इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं डेंगू बुखार, क्योंकि इस पर भी टिप्पणी आता है। डेंगू बुखार क्या है दोस्तों, इसे कहा जाता है, देखिए ये क्या है, एक ये वायरस जनित रोग है। ठीक है ना, ये यानी विषाणु जनित रोग है, कह लें कि ये वायरस एक प्रकार का होता है। और ध्यान देना, डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है, डेंगू बुखार को। अब हड्डी तोड़ बुखार भाई साहब ये फैलता किसके कारण है, मच्छर के कारण। तो कौन सा मच्छर होगा, उसे क्या कहा जाता है, तो मादा एडीज मच्छर कहा जाता है। ठीक ना, क्या कहा जाता है, मादा एडीज इजिप्टी, मादा एडीज इजिप्टी। ठीक ना, कौन सा मच्छर, मादा एडीज इजिप्टी के द्वारा ये फैलता, क्योंकि ये जो मच्छर होता है दोस्तों ये खुद क्या है, वाहक होता है, यानी ग्रसित होता है। ये खुद क्या, उसके गले के नीचे यहाँ ग्रंथियां होती हैं, उसमें ये उस वायरस को समझ लो ये लेकर अपने आप खुद टहलता रहता है। और जहां कोई मिला भाई साहब उसे देकर बगल हो जाता है। ठीक, और वायरस कौन सा होता है, फ्लेवी वायरस। कौन सा दोस्तों, तो होता है फ्लेवी वायरस। तो समझ में आ गया, लिखना क्या है डेंगू बुखार में कि यह एक क्या होता है, यानी डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और ये जो फैलता है ये मच्छर के द्वारा, और जो मच्छर होता है यानी मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है। और ये इसमें अर्थात जिस वायरस के द्वारा फैलता है उसे फ्लेवी वायरस कहा जाता है। अब इसमें लक्षण क्या है, सर दर्द होना, बुखार होना, उल्टी होना, शरीर के भार में कमी होना, जी मचलना, तो बहुत सारे क्या हैं इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब अगला है कि हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया क्या होता है। तो दोस्तों हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया ये क्या है, एक ये क्या है, जीन में अनियमितता यानी जीन में गड़बड़ी के द्वारा ये रोग होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन की मात्रा घटने लगती है। ठीक, हीमोग्लोबिन की मात्रा जब घटने लगती है तो इससे क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन की मात्रा घटेगी तो रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी। तो क्या होता है कि जब रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आती है तो उससे ऑक्सीजन में भी कमी आती है, जिसके कारण क्या होता है, लाल रुधिर जो कणिकाएं होती है वो क्षीण होने लगती हैं, या फिर वही क्या होती हैं, धीरे धीरे विकृत होकर के वो हंसियाकार हो जाती हैं। यानी उनका आकार इस प्रकार से कुछ हो जाता है, हंसियाकार हो जाती हैं, जिसके कारण इसे हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया कहा जाता है। ठीक ना, समझ में आ गया। चलिए अब थैलेसीमिया क्या होता है, तो ये भी क्या है, जीन में गड़बड़ी या जीन में अनियमितता के द्वारा ये भी बीमारी होती है। और सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। ठीक है ना, सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। इसमें भी क्या होता है दोस्तों कि जो आरबीसी होती है, ठीक ना, यानी ये आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रुधिराणु होते हैं, ये क्या होती हैं, ये नष्ट होने लगती हैं। ठीक, क्योंकि इसमें भी हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है और ये भी नष्ट होने लगती हैं। और क्या होता है, जिससे धीरे धीरे भाई अगर आरबीसी की संख्या घटेगी तो इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा घटेगी। इसीलिए ऐसे रोगियों को बार बार क्या होता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना, ताकि उनमें ये हीमोग्लोबिन की मात्रा धीरे धीरे स्टोर होती चले जाए और उसके बाद क्या है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। और ये क्या होता है कि ये जनक से यानी माता पिता से उनके संतान में ये वंशागत होने वाला एक रोग होता है, यानी माता पिता से उनके संतान में ये वंशागत होता है। समझ में आ गया। क्या लिखना है, यही लिखना है कि ये जीन में गड़बड़ी के द्वारा उत्पन्न रोग है। इसमें क्या होता है कि ब्लड में या रुधिर में
हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है और साथ ही साथ क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या है क्षीण होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, रुधिर में क्या है, रुधिर में इन घटक की कमी के कारण व्यक्ति अपने आप को क्या होगा, हमेशा असहज महसूस करेगा और उसमें कमजोरी, ठीक है ना, और सिर दर्द होना, चक्कर आना, ये सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। और ये क्या है, ये जनक से संतान में वंशागत होता रहता है। ठीक, चलिए अब ये 3 क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये कुछ टेक्निकल हैं, ठीक, और अगर आ गए तो भाई साहब आपको देकर जाएंगे नंबर। ठीक, क्या है कि अगर समुद्री मछली को अलवण जल की जीवशाला में रख दिया जाए देन क्या होगा, तो कह रहा क्या मछली जीवित रह पाएगी, कह रहा कि क्या मछली उस वाटर में सरवाइव कर पाएगी, कह रहा क्यों और क्यों नहीं। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, आपको रीज़न बताना है। तो समझ लीजिए, देखिए दोस्तों, जैसे कोई मछली होती है, ये बन गई हमारी मछली रानी। ठीक, अब जैसे ध्यान देना, इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले इसको समझ लीजिए। जब कोई मछली कह रहा है समुद्री मछली, अगर ध्यानपूर्वक समझिएगा, कोई मछली अगर समुद्र में रह रही है यानी उसके अंदर लवणता यानी साल्ट की मात्रा होगी, क्योंकि जो उसका उस वातावरण में यानी उस वातावरण में रहने के कारण क्या है, पूरी तरह से उस वातावरण में ढल जाती है मछली, जिसके कारण उसके शरीर में साल्ट की मात्रा होगी। यस और नो, बिल्कुल होगा। तो ये क्या होगा, जब इसे अचानक से निकाल करके किसी अलवण जल यानी फ्रेश वाटर की जीवशाला में रख देंगे, यानी फ्रेश वाटर में रख देंगे, तो क्या होगा, विसरण यानी परासरण विसरण, आप जान रहे होंगे केमिस्ट्री में, परासरण विसरण यानी प्रक्रिया के द्वारा उसके शरीर का जो साल्ट होगा वो तेजी से क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा, जिसके कारण रक्तदाब, ठीक है ना, या हम कह लें उसके मछली के अंदर प्रेशर बढ़ने से वो मछली क्या है, वो मछली भाई साहब मर जाएगी। ध्यानपूर्वक समझिएगा, बस यही लिखना है आपको कि यदि किसी समुद्री मछली को अलवण के जल में रख दिया जाए तो वह मछली जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि परासरण या विसरण क्रिया के द्वारा उसमें क्या हो जाएगा, अत्यधिक दाब बढ़ने के कारण मछली मर जाएगी। बस इतनी सी बात है। आगे है कि आर्किड पौधा आम के पेड़ पर, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो आर्किड और आम के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन करिए। यानी क्या है, आम आर्किड का पौधा आप जान रहे होंगे, देखे होंगे अगर गांव देहात के जो हैं। आम के पेड़ पर आर्किड का एक पौधा जिसमें ऐसे लंबे लंबे, ठीक है ना, केसरिया कलर में क्या है, फूल लगते हैं, वो आर्किड का पौधा होता है। जब आम में होता है तो आम और आर्किड के पौधे के बीच में सहजीविता की क्या होती है, पारस्परिक क्रिया होती है, यानी सहजीविता का वो संबंध रखते हैं। अब सहजीविता का मतलब ये है कि जिसमें किसी एक को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो यही तो समझाना है आपको। तो यहाँ पे यही लिखना है कि आम और आर्किड के पौधे के बीच में सहजीविता का संबंध होता है, जिसमें किसी एक को क्या है, लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि। अब इसमें किसको लाभ होगा, तो भाई साहब इसमें क्या है, आर्किड को लाभ होगा, क्योंकि वो आम के पौधे पर उगा है तो उसे लाभ ही लाभ है। लेकिन क्या है, आम को ना तो इससे कोई लाभ होने वाला है ना तो कोई हानि होने वाली है। अगर आम का पौधा सूख गया तो जाहिर सी बात है आर्किड का पौधा सूख जाएगा, क्योंकि ये सहजीविता एक दूसरे से संबंध है। आर्किड को तो लाभ है लेकिन आम को ना तो लाभ है ना तो हानि है। बस इतना सा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे समाज में पुत्री को जन्म देने का दोष सिर्फ महिलाओं को ही दिया जाता है, ठीक ना, और कह रहा है कि यह क्यों सही नहीं है। तो भाई साहब कुछ ऐसी सीन है, क्या होते हैं आज भी कुछ गांव में कहते हैं ना कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, या तो कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी होती है, अगर लड़की का जन्म बार बार हो रहा है तो लड़कियों यानी स्त्रियों को ही दोषी मानते हैं, कहते हैं कि ये खराब है, बिल्कुल खराब है, इसके कोख से किसी भी बच्चे का यानी कोई क्या है पुत्र जन्म नहीं लिया। लेकिन भाई साहब इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना, यानी महिलाओं को दोषी हम कभी नहीं मान सकते, क्योंकि अब देखिए कुछ सीन ऐसा होता है कि भाई साहब हमें पता है कि मेल्स में XY
गुणसूत्र होता है और फीमेल्स में XX होता है। जब क्या होता है पुरुष का, ध्यान देना, जब पुरुष का यहाँ से X गुणसूत्र लेंगे और महिला का X, तब यहाँ पे पुत्री का जन्म होगा। अब जब दोस्तों यहाँ से क्या होगा X गुणसूत्र लेंगे, यहाँ का Y लेंगे, तो क्या होगा लड़के का जन्म होगा। तो ऐसे केसेस में नहीं 50% क्या होगा पुत्री की संभावना और 50% पुत्र की संभावना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि संतान के लिंग का निर्धारण जो होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है, ना कि माता के गुणसूत्र। क्योंकि जब पिता का X गुणसूत्र और माता का X मिला तो पुत्री का जन्म हुआ, और जब पिता का Y गुणसूत्र माता का X गुणसूत्र मिला तो XY यानी यहाँ पे पुत्र का जन्म हुआ। तो लिंग का निर्धारण तो पुत्र के ही गुणसूत्र पिता के ही गुणसूत्र से हो रहा है। इस प्रकार हम यहाँ से साफ स्पष्ट है कि इसमें महिलाओं का कोई भी दोष नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये दिमाग से अगर आज भी कोई अगर ऐसा सोच रहा हो तो निकाल दें भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। दोषी हम महिलाओं को नहीं मान सकते हैं। तो बस दोस्तों बोलते बोलते गला सूख गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आज आपको बस इतना सा और तैयार करके जाना है। आई होप कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार बन रहे हैं तो हमारे रसगुल्ले, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तो कल के एग्ज़ाम के लिए लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, झंडा गाड़ के आइए।